सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी पर। जैसा कि क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अभी देखिए क्लास 11th में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको पढ़ना है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें समझ में कम आएंगी या बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मेरे स्टूडेंट, आपको परेशान नहीं होना है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पूरे केमिस्ट्री में मिलेगी पढ़ने के लिए। तो अगर आपको यहाँ कम समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, जब इसका उपयोग आगे केमिस्ट्री में जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको 100% पूरी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हम समझाने का आपको पूरा प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और जो वीडियो जब आप यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं तो उसका पिक्सल आप बढ़ा लीजिए। जैसे आप जब उसको देखते हैं तो 144 आता है, 240 आता है, 360। देखिए 360 की अगर नीचे देखेंगे तो वीडियो में क्लियरिटी आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए 360 और 480 पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर वीडियो, क्लियर आवाज़ आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट इसके पहले हम रासायनिक संयोग के नियम बता रहे थे, 2 नियम हमने बता दिए थे। आज हम तीसरा नियम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी देखिए जॉन डाल्टन ने 1803 में गुणित अनुपात के नियम की रचना किया था, या आप कह सकते हैं इस नियम को बताया था। अब देखिए इस नियम को उन्होंने बता तो दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में, लेकिन अब इस नियम में होता क्या है ये समझना है हमको। कह रहे हैं जब दो तत्व संयोग करते हैं तो 2 भी यौगिक बनते हैं, 2 से अधिक भी यौगिक बनते हैं। इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, मतलब इसमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है। मतलब जिसमें से एक तत्व ऐसा होता है जिसके भार भिन्न भिन्न होते हैं, और एक तत्व ऐसा होता है जिसके भार निश्चित होते हैं। जिसके भार भिन्न भिन्न होते हैं वो निश्चित भार वाले परमाणु से संयोग करता है, और संयोग करने के बाद एक परस्पर अनुपात में होते हैं। तो ये तो हमारी स्टूडेंट थ्योरी थी। अब इसके प्रैक्टिकल को हम समझते हैं। देखिए आगे कैसे समझते हैं। देखिए हमने कहा है जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में देखिए संयोग किया तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कहा था जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। तो देखिए 2 तत्व आपस में संयोग करें, देखिए यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन है। तो क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। लेकिन हमने बताया था जिसमें से एक तत्व का भार समान होता है और दूसरे का भार भिन्न भिन्न होता है। देखिए यहाँ पर इसका भार 16 है और इसका भार क्या है? 32 है। तो यही बात हमने आपको समझाया था कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं, जिसमें से भिन्न भिन्न भार वाला यौगिक, देखिए भिन्न भिन्न भार वाला यौगिक समान तत्व से संयोग करके एक निश्चित अनुपात बना लेता है। देखिए आपका ये एग्जाम्पल है। अब देखिए फिर और देखते हैं। देखिए फिर क्या है? 2 या 2 से जब 2 तत्व आपस मिलते हैं तो देखिए 2 तत्व आपस में मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर 2 से अधिक तत्व 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है? जल बना रहा है। इसको हम लोग वाटर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड एक यौगिक होता है। अब फिर हमने बताया था कि भिन्न भिन्न भार वाले तत्व, देखिए भिन्न भिन्न भार वाले तत्व किससे संयोग कर रहे हैं? निश्चित भार वाले से संयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नियम को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं आगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए सेम तत्व है और यहाँ पर क्या है? देखिए दोनों के भार क्या है? देखिए इन तत्वों का भार सेम है, इन तत्वों का भार क्या है? डिफरेंट। तो ये भी क्या है? गुणित अनुपात का नियम है। अब लास्ट हमको देखना है स्टूडेंट व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
वैज्ञानिक जे.बी. रिक्टर ने सन 1792 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जे.बी. रिक्टर ने 1792 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। अब देखिए इस नियम के अनुसार होता क्या है। कह रहे हैं जब दो भिन्न भिन्न भार के तत्व जब दो भिन्न भिन्न भार के तत्व मतलब जो दो परमाणु आपस में क्रिया कर रहे हैं उनके दोनों के भार क्या है? भिन्न भिन्न। कह रहे हैं जब दो भिन्न भिन्न भार के तत्व किसी तीसरे एक तत्व क्या करना है? किसी एक तीसरे एक तत्व जिसका भार क्या है? निश्चित है, उससे संयोग करते हैं तो उसी भारा अनुपात या उस भार अनुपात के किसी सरल गुणक या दोनों तत्व संयोग करते हैं तो उसके व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। देखिए अब यहाँ स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए दो क्या है? दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है। एक सेम प्रकार के तत्व से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट कर रहा है तो देखिए क्या हो गया? तो यहाँ पर देखिए H2S बन गया और यहाँ पर H2O बन गया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अब यहाँ पर देखिए एक निश्चित संयोग कर लिया तो उसी भारा अनुपात या भार अनुपात के किसी सरल गुणक, अब यहाँ अगर इसकी बात करते हैं तो इसके जो हमारे भार निकलते हैं वो सरल गुणक दोनों तत्वों के संयोग या व्युत्क्रम अनुपात का नियम का, इसी को हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप, अब देखिए इसकी बात को देखिए समझा रहे हैं। अब देखिए ये क्या है आपको पहले पूरी तरह समझ लीजिए। ये H2S बन गया और यहाँ पर क्या बन गया? H2O बन गया। अब यही दोनों तत्व देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्रॉस करना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ लीजिए, रेसिप्रोकल का अंग्रेजी का मतलब क्या? व्युत्क्रम। तो यही जो दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं ये आपस में संयोग कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? नया तत्व बना लेते हैं। इसी को हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर देखिए दो भिन्न भिन्न तत्व हैं और एक निश्चित तत्व से क्रिया कर रहा है तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। अब ये दो आपस में भी क्रिया कर ले रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का नया तत्व बन जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए एक बार आप पढ़िएगा, दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो अभी हम आगे ये बहुत सी जगह पर आएगा, उसको हम आपको समझा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे हमको और देखिए पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो जैसा कि आप जानते हैं द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। देखिए ये द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। ये द्रव्य है, ये द्रव है। द्रव्य को हम लोग पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ की एक अवस्था होती है द्रव। तो द्रव्य का मतलब पदार्थ। आप जानते हैं किसी पदार्थ को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से ऊर्जा नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में द्रव्य का रूपांतरण मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपका द्रव्य अविनाशिता का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की जा सकती है। जैसे आप देखते हैं सौर ऊर्जा को आप रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे आप रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए आप सौर ऊर्जा की प्लेट को लगाते हैं तो सौर ऊर्जा क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वो क्या होता है, बैटरी में जाता है। इसका मतलब सौर ऊर्जा पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर हमको लोगों को लाइट देता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ। तो वही कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित कर सकते हैं। अब पूरे केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्य की कड़ी। जो हमारा पदार्थ होता है किससे मिल करके बना होता है, इसके लिए छोटी सी एक कहानी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा अकेले, और उसके बाद हम आपको चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट की भौतिक वस्तुएं द्रव्य से बनी होती हैं। भौतिक वस्तुएं मतलब जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, जैसे आप चारपाई पे बैठते हैं, जो भी आप सामान का यूज करते हैं सभी क्या होती है, किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। सब स्टूडेंट जानते हैं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, लेकिन जो हमारा पदार्थ होता है वो किससे बना होता है। क्वेश्चन ये है, हम जानते हैं कि हमारी मेज लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन लकड़ी किसकी बनी हुई है, अगर लकड़ी इसकी बनी हुई है तो वो किसका बना हुआ है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यही है द्रव्य किसका बना हुआ है, द्रव्य की रचना किस प्रकार सी है, द्रव्य एक निश्चित जगह पे फैला हुआ है कि चारों जगह पे फैला हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बहुत प्रश्न होता है और इसको सोचते हैं।
बहुत से फिर क्या हुआ, ईसा से लेकर के 500 वर्ष पूर्व भारतीय एक महर्षि कणाद थे, एक महर्षि कणाद मुनि थे। उन्होंने यह बताया था कि द्रव्य क्या है, असतत है। असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब चारों ओर फैला हुआ है। अर्थात द्रव्य एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। मतलब द्रव्य जो होता है, पदार्थ होता है, वो बहुत ही छोटा सा कण होता है जो कि हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता है। ईसा के बाद फिर कुछ बार यूनानी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था डीमीक्रिटस, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डीमीक्रिटस। इन्होंने कहा द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कण से बना होता है। जिन्होंने बताया था कि जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में एटम शब्द का नाम दिया, और एटम का शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य कण। फिर बात आती है 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 1700-1800 शताब्दी में तमाम प्रकार के रसायन के वैज्ञानिक ने परमाणु प्रकृति की कल्पना की। फिर उसके बाद बात आ जाती है 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि पदार्थ के बारे में सोचते रहे। देखिए अभी तक 19वीं मतलब ईसा से लेकर के 19वीं शताब्दी तक सिर्फ सारे वैज्ञानिक सोचते रहे कि द्रव्य ऐसा होगा, वैसा होगा, अविभाज्य होगा, दिखाई नहीं देता, छोटा सा कण है, इसको सिर्फ सोचते रहे। किसी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ कल्पना कर रहे थे। अब आ जाते हैं लास्ट में 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आते हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। उनकी हम जितनी हम उनकी बड़ाई करें उतनी ही कम है, क्योंकि आज हम लोग जहाँ जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं कहीं न कहीं से उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केमिस्ट्री ही होती है। वैज्ञानिक का नाम है सन 1803 में आया था जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु की जो परिकल्पना थी, उस परमाणु परिकल्पना को उन्होंने क्या किया, प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों पर आधारित कर दिया। मतलब इन्होंने उस पर प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया और तमाम प्रकार के बिंदुओं को दिया। अब ये बता रहे हैं, इन्होंने देखिए बताया क्या डाल्टन ने परमाणु परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की रचना बताया कि पदार्थ की रचना कैसे होती है, रासायनिक संयोगों के नियम को बताया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को बताया, और भी बहुत से ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने परमाणु की सत्यता को प्रकट किया। इसी को देखते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने इस परिकल्पना को क्या नाम दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डियर स्टूडेंट, ये छोटी सी कहानी थी पदार्थ के बारे में। अब हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होगा। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 101% आपको हम समझा के ही मानेंगे। उसमें आपको कोई समझौता नहीं होगा, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। हम समझाने के सारे टॉपिक को पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आता है तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में परफेक्ट नहीं होता है, बार बार जब कार्य करता है तभी परफेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको द्रव्य की जो कहानी हमने सुना है ये अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।